नमस्कार साथियों, ट्रिक वाले इस डिजिटल मंच पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं अपन का जो पाठ चल रहा था दोस्तों, वो चल रहा था लोकोक्तियाँ। क्या चल रहा था? लोकोक्तियाँ चल रहा था। आज उसका अपन भाग नंबर 2 लेके आए हैं। ध्यान रखना, लोकोक्तियों का भाग नंबर कितना है दोस्तों? 2 है। तो चलिए, आपके सामने स्लाइड आ चुकी है दोस्तों और तैयारी शुरू कीजिए। के हंसा मोती चुगे के भूखे मर जाए। देखिए दोस्तों, प्रतिष्ठित पुरुष को जान से ज़्यादा प्रतिष्ठा प्यारी होती है। ध्यान रखना, अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो उसको जान से ज़्यादा अपनी क्या होगी? प्रतिष्ठा प्यारी होगी। भूखे मर जाएंगे लेकिन इस कार्य को नहीं करेंगे। हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं किया है। ऐसे लोगों के लिए पॉइंट आपके लोकोक्ति बनी है कि हंसा मोती चुगे के भूखे मर जाए, क्योंकि हंस हमेशा मोती ही चुगता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ये ध्यान रखना। भूखे मरना कबूल है लेकिन हंस कभी मोती के जगह दूसरी चीज को नहीं चुगेगा। अर्थात अपनी प्रतिष्ठा प्यारी है, भले ही जान चली जाए परवाह नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कोयले की दलाली में हाथ काले। बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों। कोयले की दलाली में हाथ काले, अर्थात बुरी संगति का असर अवश्य पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, जैसे हम बात करें कोयले की, तो कोयला कैसा होता है? कोयला होता है काला। अब कोयले में हाथ डालोगे तो 100% है, हाथ तो काले होने ही हैं। अगर यहाँ अपन सामान्य अर्थ ना लेके विशेष में लें, व्यंजना में लें, तो इसका तात्पर्य होता है कि बुरी संगति का असर तो अवश्य पड़ेगा, चाहे कितना भी कर लो। बुरी संगति का जो असर है वो आज नहीं तो कल देखने को मिल ही जाएगा। जैसे कि आप देखिए कि बुरे लोगों के साथ उठना बैठना है, गलत आदतों का है, तो धीरे 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 वो आदतें उसके अंदर क्या हो जाएगी? पक्षांतर हो जाएगी। तब कहते हैं कि कोयले की दलाली में हाथ खा ले। खग जाने खग ही की भाषा। तो ध्यान रखें, यहाँ जो पॉइंट है हमारा, खग जाने खग की भाषा। खग जाने खग की भाषा, जिसका मतलब है सभी अपने अपने संपर्क के लोगों की प्रवृत्ति से परिचित होते हैं। ये ध्यान रखना। क्या होते हैं? अपने अपने लोगों की प्रवृत्ति से क्या होते हैं? परिचित होते हैं। ये ध्यान रखना। अब परिचित की जब हम बात करें दोस्तों, तो देखिए कौन व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके जो साथ रहने वाले जो लोग हैं वो बखूबी जानते हैं कि भाई इसके साथ पैसों का लेन देन करना सही है या नहीं है, इनके साथ कितना कार्य करें ताकि हित में है क्या हित में है। क्योंकि वो रात दिन उनके साथ रहते हैं, उनको पता है उसके रग रग से कि कहाँ ये किस फोल्ड पर क्या चाल चलने वाला है। तब उसके लिए परिभाषा आती है, खग जाने खग ही की भाषा। तो दोस्तों, यही बात होती है, खरी मजदूरी चोखा काम। क्या कहा है? खरी मजदूरी चोखा काम। यहाँ अगर हम दोस्तों देखें तो इसका अर्थ होता है, अगर सही पारिश्रमिक देने पर काम क्या होता है? अच्छा होता है। यदि दोस्तों आपने बिल्कुल उसकी मजदूरी का अच्छा भुगतान किया है कि भाई इसने मेहनत अच्छी की है, उस हिसाब से इसका इतना भुगतान होना चाहिए। तो ध्यान रखना, दूसरे दिन जब वो काम करने के लिए आएगा, वो पूरा अपना तन मन लगा के काम करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरी मजदूरी का 1 रुपये भी ये खाने वाले नहीं है, उल्टा जितना मैं कर रहा हूँ उससे मेरा भुगतान अच्छा ही दे रहे हैं। मेरे 500 बन रहे हैं, सामने वाला 550 दे रहा है, अर्थात मुझे 50 रुपये अतिरिक्त दे रहा है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं उस 550 की जगह 550 प्लस का काम करके दूं, ताकि वो भी मुझसे क्या रहे? प्रसन्न रहे।
तो जब मजदूरी चौकी मिलती है दोस्तों, तो परिश्रम करने वाला व्यक्ति भी अपना पूर्ण उसके अंदर क्या करता है, झोंकने का कार्य करता है। पूर्ण रूप से वो तत्पर रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये कार्य इस रूप में ही करना है। अगला देखो, खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है। ये भी बहुत अच्छा है कि एक को देख कर दूसरे में भी परिवर्तन आता है। क्योंकि देखो, कहते हैं ना कि अगर परिवार के अंदर जो सदस्य होते हैं, अगर वो सारे ही काम करते हैं, तो जो नए मेहमान हैं उनको देख के भी कहते हैं बहुत बढ़िया है। उसके खुद का सदस्य, परिवार का सदस्य, वो निठल्ला नहीं बैठेगा, क्योंकि पता है कि जब मेरे पिता, मेरे बड़े भाई, मेरे चाचू, मेरे ताऊ सारे मिलकर काम करें, मैं अकेला बैठा बैठा यहाँ रोटियाँ तोड़ रहा हूँ, नहीं, वो भी अपने परिवार को देखकर काम के प्रति क्या होगा, आकर्षित होगा और वो काम को पूर्ण निष्ठा और लगन से करेगा। और ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति निठल्ला बैठा है, यार ये नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं, तब ये पॉइंट बनता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। क्योंकि उस निठल्ले व्यक्ति को देखकर कि जब ये काम नहीं कर रहा है, जितना मेरा आवश्यक है वैसा ही उसके लिए भी इतना आवश्यक है, तो जब मैं इस कार्य को ना कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा, तो मैं क्यों करूँ। तो ऐसी स्थिति में होता है कि एक को देखकर दूसरे में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। अगर कर रहा है तो ऑटोमेटिक देखिए, जैसे अगर अपन बात करें दोस्तों एक साइकोलॉजी की, तो जैसे अपन देखते हैं कि यदि अपने घर के अंदर हम छोटों को भी आप कह के पुकारें, संबोधित करते हैं, तो घर का जो छोटा बच्चा है वो भी हर एक व्यक्ति को आप कह के संबोधित करेगा, क्योंकि वो उसका जो वातावरण है, घर के अंदर जो व्यवहार है, उस व्यवहार को ही तो देख के वो करेगा। इसलिए दोस्तों चलते हैं अपन अगली स्लाइड की ओर। ये देखिए आ चुकी है आपके सामने, यहाँ है, खाल ओडिए सिंह की श्यार सिंह नहीं होए, यानी कि बाहरी रूप बदलने से किसी के असली गुण यानी प्रवृत्ति नहीं बदलते। देखिए दोस्तों, अगर कोई शियार शेर की खाल ओढ़ ले, तो खाल ओढ़ने से वो शेर नहीं बन पाएगा, वो दहाड़ कहाँ से लाएगा, वो जोश कहाँ से लाएगा, वो ताकत कहाँ से लाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसी के लिए होता है कि चाहे आप बाहरी रूप बदल दें, लेकिन किसी के जो असली गुण होते हैं वो गुण नहीं बदलते हैं दोस्तों। शियार भले ही शेर की खाल ओढ़ ले, रहेगा तो शियार ही रहेगा, वो दोगला ही। वो हिम्मत कहाँ से लाओगे, क्या कहा, वो हिम्मत कहाँ से लाओगे। शेर शेर होता है, शियार शियार होगा, ये ध्यान रखना। केवल बाहरी रूप रंग परिवर्तन करने से आपकी जो प्रवृत्तियां हैं, आपके जो गुण हैं, आपके जो विशेषताएं हैं, वो छुपने वाली नहीं है, ये ध्यान रखना। जैसे कि दोगलेपन का जो इंसान होगा, वो चाहे कितना ही प्रयास कर ले, वो दोगलापन ही बता के रहेगा। चाहे उससे आप कितने ही साम दाम दंड भेद, चाहे कोई रूप ले लो, वो अपनी प्रवृत्ति को छोड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे लोगों से तो वैसे ही दूरी बना के रहना चाहिए। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि जो बाह्य आडंबर है, जो बाहरी दिखावा है, वो ज़्यादा समय नहीं टिकता है। आखिर सच्चाई तो सामने आती ही है। अगला देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या कहा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अर्थात असफलता को अधिकार मिलना बुरा है। क्योंकि दोस्तों जब कोई असफल व्यक्ति जो उसके योग्य नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को अगर उस पद पर बैठा दे, तो वो हमेशा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा ही कार्य करेगा। क्योंकि दोस्तों वो उसके अनुरूप ही नहीं है, उसके योग्य ही नहीं है, कैसे काम करेगा ये बताओ। ऐसी स्थिति में उसके जो आदेश होंगे, उसका जो कार्य होगा, वो केवल लोगों के कहे अनुसार होगा। उसका खुद का अब अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अपन ने कहा था कि तीतर के हाथ बटेर लगना,
तो वही बात यहाँ पर भी हो रही है कि दोस्तों जो खिसियानी बिल्ली होती है वो खंबा नोचने का ही काम करेगी, क्योंकि असफल व्यक्ति को आता जाता तो कुछ है नहीं, बस वो अपने ईगो नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा सुपर ईगो के चक्कर में रहता है और कुछ नहीं है। अगला देखिए दोस्तों कि खुदा गंजे को नाखून ना दे, बड़ा प्यारा है। खुदा गंजे को नाखून ना दे, अर्थात अनधिकारी को अधिकार मिलना बुरा है। अनधिकार का मतलब होता है आपके अन्न धन अधिकार, धन ई प्रत्यय अधिकार है, वो क्या अन बोले तो नहीं, जो उसके योग्य नहीं है। तो खुदा गंजे को नाखून ना दे, अगर गंजे को नाखून दे दिए हैं तो दोस्तों वो अपना ही सिर खुजाकर अपने ही सिर के साथ बुरा बर्ताव करेगा। और ऐसे लोग जो अनधिकारी होते हैं, ध्यान रखना, अनधिकारी को अगर अधिकार मिलता है तो वो हमेशा बुरा ही कार्य करेगा, अच्छा कार्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि दोस्तों जिसके जो अधिकारी बना है उसे उन अधिकारों का प्रयोग करना ही नहीं आता है, और जब उसको प्रयोग करना ही नहीं आता है तो वो हमेशा गलत स्टेप ही उठाएगा, और गलत स्टेप उठाते ही लोग यही कहेंगे कि खुदा गंजे को नाखून ना दे। अब देखिए दोस्तों अगले पॉइंट पर अपन चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। क्या कहा है? खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अर्थात परिश्रम अधिक किंतु लाभ कम। क्योंकि दोस्तों ये सीधा सा पता चल रहा है कि पूरे पहाड़ को खोदा, यानी कि मेहनत बहुत की है उस पहाड़ को खोदने के लिए, और उसमें से क्या निकली? चूहिया, अर्थात सीधा सा पता चलता है कि जो लाभ है वो क्या है? कम है। जैसे दोस्तों हमने लोगों के कहे अनुसार जांच करवाई और उन्होंने कह दिया कि भाई साहब इसके नीचे बहुत पेट्रोल तेल भरा पड़ा है, आप तो बस इसकी खुदाई करो, तेल निकलवाने के लिए काम करो। हमने बहुत पैसा खर्च किया पहले भी जानकारी प्राप्त करने के लिए, और पैसा खर्च करने के बाद भी जब हमने उसकी खुदाई आरंभ करवाई और पूरा खुदने के बाद जब पता चला कि यार इसके नीचे तो कोई तेल वेल है ही नहीं, ये ना समझ वाली बात थी, जो यंत्र का प्रयोग किया था वो सही नहीं बता रहा है, और अगर तेल है भी तो बहुत कम नाम मात्र का तेल है, कोई मतलब ही नहीं है। तब कहते हैं मेहनत तो बहुत की लेकिन उसका परिणाम बहुत ही कम, आशानुरूप नहीं मिलता है। तब कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि परिश्रम अधिक पर लाभ क्या मिला? कम मिला है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गंगा गए गंगादास। क्या कहा? गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। दोनों का देखो तुक का मिलान, ग से गंगा, ग से गंगादास, य से यमुना, य से यमुनादास, अर्थात अवसरवादी होना। यानी कि ये समझ लीजिए जो व्यक्ति अवसरवादी होता है उसके लिए होता है गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। उसके लिए उसके सिद्धांत, उसके विचार कोई मायने नहीं रखते हैं, वो केवल अवसर की तलाश में रहता है। अवसर मिला, उस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। बस अवसर उसके हित का होना चाहता, स्वयं के हित का अवसर मिलता है तो हमें औरों से कोई मतलब नहीं है। भला मेरा हो, दूसरों का चाहे नुकसान हो, मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लिया जाता है गंगा गए गंगादास और यमुना गए यमुनादास। नेक्स्ट चलता हूं दोस्तों, गधा खेत खाए जुल्हा पीटा जाए। ये हम अपने इर्द गिर्द देख लो, कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा ये वाली बात, तो ये फैक्ट है। क्योंकि दोस्तों यहाँ अगर अपन देखें, किसी के अपराध की सजा किसी और को मिलना, तो देखो गधा खेत खाए, बेचारा पीटा कौन जा रहा है? जूल्हा, यानी काम कोई करे सजा किसी और को मिले। यहाँ इसी पॉइंट को दिया है कि किसी के अपराध की सजा किसी और को मिलना। आप देख सकते हो कि अभी वर्तमान के अंदर कई लोग ऐसे होशियार हैं, मैं तो कहता हूँ, उन्होंने कांड तो खुद किया, बेचारे दूसरे को फंसा दिया।
ये जो दोस्तों वर्तमान के अंदर जो साइबर अटैक आ रहे हैं, वो साइबर अटैक आपके इसी के पक्ष को बताया जा रहा है और कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए काम करने वाला क्या है और उसका जो भुगतान है वो कोई और ही कर रहा है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अपन देख सकते हैं कि गंजेड़ी यार किसके, क्या कहा, गंजेड़ी। गंजेड़ी में ध्यान रखना मूल शब्द है गंजा और गंजा में प्रत्यय मिला है एड़ी, तो क्या मिला, गंजेड़ी। गंजेड़ी या गंजा बोले तो शीर्षे गंजा नहीं है, जो गांजा पीने वाला होता है उसको कहते हैं गंजेड़ी। गंजेड़ी यार किसके, दम लगाई और खिसके, जिसका अर्थ है दोस्तों कि स्वार्थी व्यक्ति किसी के मित्र नहीं होते, क्योंकि उनकी मित्रता केवल तब तक रहती है जब तक उनको लाभ मिलता है। दोस्तों जैसे ही उनको लाभ मिलना समाप्त हुआ, वो आपकी मित्रता छोड़कर आपके जैसे किसी दूसरे इंसान को अपना मित्र बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक उनका स्वार्थ था तब तक आपके सिवा अन्य कोई नज़र नहीं आ रहा था। जैसे आपका रोल ख़त्म तो मित्रता भी ख़त्म। तब कहते हैं कि गंजेड़ी यार किसके, दम लगाई और किसके। यहाँ इस पंक्ति में अगर अपन इस पंक्ति को ले तो देखिए जो नशा प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, जो चिलम पीते हैं, गांजा की चिलम, तो उससे क्या होता है, नशा होता है। जब तक गांजे की चिलम उसको मिल रही है तब तक वो क्या करता है, उसके निकट रहता है। गांजा की चिलम का सुट्टा खींचा, फिर ले भाई चल मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये केवल अपने स्वार्थ में मित्रता रखते हैं, बाकी उनको किसी प्रकार का कोई दूसरा रूप का लाभ नहीं है। इसलिए कहते हैं गंजेड़ी यार किसके, दम लगाई और किसके। नेक्स्ट चलता है दोस्तों, ये लीजिए, यहाँ आपके सामने पॉइंट आ चुका है। चलिए दोस्तों ये देखिए, यहाँ उन्होंने दिया है कि गरीबी तेरे तीन नाम, क्या कहा है, गरीबी तेरे तीन नाम, झूठा पाजी बेईमान। बड़ा मैं कह देता हूँ हृदय को स्पर्श करने वाली ये पंक्तियाँ हैं। ये ध्यान रखिए दोस्तों कि गरीबी तेरे तीन नाम, झूठा पाजी बेईमान, अर्थात निर्धनता सदैव अपमानित होती है। क्योंकि दोस्तों निर्धनता का अर्थ होता है आपके निर्धन धन। देखिए निर का अर्थ होता है बिना, धन बोले तो पैसा, यानी कि बिना पैसों के। बिना पैसों की जब दोस्तों हम बात करते हैं तो उसके लिए प्रयोग होता है निर्धनता। ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि निर्धनता, क्योंकि निर्धन बिना धन का जो व्यक्ति है उसको हर किसी से अपमानित ही होता है, क्योंकि अपमान उसके पग पग पर होता है, सदैव वो अपमानित रहता है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि यहाँ बताया, गरीबी का अर्थ क्या होता है, जिसके पास कुछ भी ना हो, तो उसके लिए देखो झूठ नंबर 1, पाजी और बेईमान, यानी कि कोई भी कार्य हो तो झूठा वही बनेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं, अपमानित तो हो नहीं है गरीब व्यक्ति को, बेचारे को। वो बोले तो बोले क्या, किस मुंह से बोले, जब उसके पास कुछ हो तो बोले, तब उसको क्या है, झूठा पाजी बेईमान। क्योंकि देखो एक बात और है, जब पैसे नहीं होते तो लोग ये सोच के कहते हैं कि देखो उसके पास खाने के पैसे नहीं इसलिए इसने चोरी की। भले ही चोरी किसी और ने की हो लेकिन उसका नाम लगा देते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला पॉइंट आता आपका गिरगिट। क्या कहा, गिरगिट की तरह रंग बदलना। क्या है, गिरगिट की तरह रंग बदलना, जिसका अर्थ है किसी सिद्धांत पर स्थिर न रहना। किसी सिद्धांत पर स्थिर ना रहना। तो दोस्तों जो अपने सिद्धांतों पर ही स्थिर नहीं रहते हैं, जो केवल बात बात में अपने सिद्धांतों के विरुद्ध हो जाते हैं, या मैं कहूँ चाहे उसमें उसका स्वार्थ हो, चाहे उसमें उसका मतलब ये कह सकते हैं अपन कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसे किस्म के लोग होते हैं ना, उसके लिए सिद्धांत कोई मायने नहीं रखता। जैसे गिरगिट समय समय पर अपना रंग बदलता रहता है, उस कैटेगरी के वो इंसान होते हैं।
तभी जो अपनी बात पर कायम नहीं रहता है, जो अपने सिद्धांत पर कायम नहीं रहता है, तब लोग उसके विषय में कहते हैं अरे यार तू किसे कह रहा है, वो व्यक्ति तो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है। चलिए दोस्तों अगला चले अपन। अगला भी बड़ा प्यारा है, ध्यान रखना। गुड़ खाए अने गुलगुलों से परहेज। गुलगुलों का मतलब होता है दोस्तों गुड़ के बड़े मीठे पकोड़े होते हैं, जैसे बेसन के पकोड़े होते हैं वैसे ही। और उसमें क्या होता है कि जो मिठास के लिए जो चाशनी बनाई जाती है वो गुड़ से बनाई जाती है। अब पॉइंट क्या कहा, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, अर्थात दिखावटी विरोध या बनावटी परहेज। सीधी सी बात है कि नहीं साहब अरे खा लो या नहीं यार, गुलगुले तो नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता हूँ कि यार डॉक्टर ने मना किया है, तो यार तो गुड़ तो खा रहा है तो बने तो इससे ही है, लेकिन नहीं, परहेज है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि दिखावटी विरोध या बनावटी परहेज। खा पी सब कुछ रहा है, केवल बनावटी है और कुछ नहीं है उसका रोल। नहीं साहब ये नहीं खाऊंगा, अरे ये नहीं होगा, अरे क्यों नहीं खा रहा है भाई, नहीं यार डॉक्टर ने मना किया है कि गुलगुले मत खाना। तो बने किसके, तो गुड़ तो खा रहा है, मीठा तो तू वैसे के वैसे खा रहा है, एंड डॉक्टर ने कहा तुझे डायबिटीज है, तो भी मीठा क्यों खा रहा है। तो ये केवल एक बनावटी परहेज होता है जिसका अपन कह सकते हैं बनावटी या दिखावटी विरोध। ऐसे कई किस्म के लोग हमें आसपास अपने देखने को मिल जाएंगे। अगला पॉइंट की ओर मैं अग्रसित होता हूं दोस्तों, ये है गुड़ ना दे। क्या कहा, गुड़ ना दे, गुड़ की बात तो कहे। पॉइंट बड़ा शानदार है, ध्यान रखना दोस्तों कि गुड़ ना दे, कॉमा है अल्पविराम में, क्योंकि यहाँ आपके शब्द का प्रयोग संयोजक शब्द या विभाजक का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन क्या कहा, गुड़ की बात तो कहे। देखो दोस्तों, मदद भले ही ना करे किंतु अच्छा व्यवहार तो करें। यार आपको अगर कुछ व्यवस्था या मदद करनी है तो ठीक, लेकिन कम से कम उसके जो आत्मविश्वास है, जो उसकी खुददारी है, उसको तो ठेस ना पहुंचाए। क्योंकि दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जो साथ देने तो बहुत दूर की बात, देखो पैसा आप नहीं दे सकते हो, लेकिन उसको कम से कम उसका विश्वास दिलाओ, आत्मविश्वास दिलाओ कि यार टेंशन मत ले, पैसे तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी, जो तू काम कर रहा है। यानी कि उसको आप सही रूप से अगर देखें तो उसको प्रोत्साहित करें, उसको नर्वस ना होने दें। क्योंकि कई बार अरे यार ये काम करी मत यार फालतू में, पहले वाले व्यक्ति ने भी किया था, इतना घाटा खा के बैठा है। तो यार उसकी पॉजिटिव थिंकिंग तो रखना दूर बात, आपने पहले से उसके माइंड में क्या भर दी, नेगेटिव थिंकिंग। और जब नेगेटिव थिंकिंग भर देते हैं तो वो काम करते समय हर समय सोचता है अरे यार उस व्यक्ति ने कहा तो था, अब करूं कि ना करूं, ऐसा ना हो घाटा लग जाए, ऐसा ना हो कि 4 आदमी मुझे पैसे मांगने लग जाए। अरे यार तुम हेल्प करना नहीं चाहते, लेकिन कम से कम उसको सहानुभूति तो दो, उसके साथ अच्छा व्यवहार तो करो। यू कैन डू इट यार, उससे तेरे क्या करना। उसने अच्छी मेहनत नहीं की होगी इसलिए दुकान नहीं चली, आप मेहनत अच्छी करो, बिल्कुल दुकान चलेगी, हम आपके साथ हैं। तो ये होता है कि गुड़ ना दें लेकिन गुड़ की बात तो कहे, अर्थात मदद भले ही ना करें लेकिन उसके साथ व्यवहार तो क्या करें, अच्छा रखें, ताकि वो इसका प्रयोग कर सके। अब देखो अगला, गुड़ देने से मरे तो जहर क्यों दें। ये भी बहुत शानदार पॉइंट है। क्या कहा, गुड़ देने से मरे तो जहर क्यों दें। क्योंकि देखिए यदि समझाने से काम हो तो फिर दंड क्यों देना। बिल्कुल सही है भाई, जब कहते हैं ना कि जब समझाने से ही वो व्यक्ति समझ जाता है तो फिर उसे दंडित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दोस्तों पॉइंट भी अपन का यही बना है कि अगर गुड़ देने से ही उसका काम हो जाता है तो जहर को खराब नहीं करना चाहिए, जहर देने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्योंकि देखिए कि जब प्रेम से अगर किसी व्यक्ति को हम समझाने में सक्षम हो जाते हैं दोस्तों, क्या कहा मैंने
कि प्रेम से अगर किसी व्यक्ति को समझाने में सक्षम है तो उसके साथ आपको बुरा व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही होता है इसका मुख्य पॉइंट। यदि समझाने से काम हो तो फिर दंड देने की आवश्यकता नहीं। अगला देखो, गुरु गुड़ रह गए और चेला चीनी हो गए। ये आपका चेला है भाई, ध्यान रखना, चेना नहीं है, इसको चेला कर देता हूं मैं। ये लो, ये लो, ये है पॉइंट हमारा कि गुरु गुड़ रह गए, चेला चीनी हो गए। तात्पर्य यह है दोस्तों कि चेले का गुरु से अधिक क्या होना, विद्वान होना। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु गुड़ रह गए और चेला चीनी हो गए, क्योंकि दोस्तों नेचुरल है, एक पीढ़ी का अंतराल आ जाता है। और अगर उस गुरु, देखो गुरु तो वैसे गुरु ही रहेगा, ये ध्यान रखना, लेकिन जब गुरु से भी बढ़कर चेला निकल जाता है, होशियार हो जाता है, ध्यान रखना, तब इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है कि गुरु गुड़ रह गए और चेला चीनी हो गए। क्योंकि दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, पीढ़ी का तो अंतराल जो है ही है, लेकिन हर एक गुरु यही चाहता है कि उसका जो शिष्य है वो उसका नाम रोशन करे, वो उससे भी 4 कदम आगे जाए। तो जब वो 4 कदम जाता है तो गुरु से अधिक प्रसन्न और कोई नहीं होगा, क्योंकि गुरु का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। क्योंकि गुरु यही सोचता है कि अरे वाह क्या बात है, मेरा विद्यार्थी आज मुझसे भी 4 कदम आगे निकला है। तब ये पॉइंट कहा जाता है कि गुरु गुड़ रह गए और चेला चीनी हो गए। अगला देखिए, अगला पॉइंट हम चलते हैं। घर की खांड किरकिरी लागे। क्या कहा, घर की खांड किरकिरी लागे, बाहर का गुड़ मीठा। तात्पर्य है कि यदि मुफ्त की वस्तु घर की वस्तु से अच्छी लगती है, क्या लगती है, वस्तु से अच्छी लगती है, तो देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि फुगट की जो वस्तु होती है वो तो हमेशा श्रेष्ठ ही लगेगी, अच्छी लगेगी। भले घर की खांड, क्योंकि गुड़ की बनस्पति शक्कर को प्रधानता अधिक मिलती है, तो क्या कहा कि घर की खांड, खांड बोले तो शक्कर, वो क्या लगती है, किरकिरी, और बाहर का गुड़ क्या लगता है, मीठा। मुफ्त की वस्तु घर की वस्तु से हमेशा क्या लगती है, अच्छी लगती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि फोगट का चंदन घस मेरे नंदन। तो ये ध्यान रखिए, ये आज तक का इतिहास है कि अगर आपको कोई मुफ्त में वस्तु मिलती है तो वो वस्तु हमारी घर की वस्तु से अच्छी मानी जाएगी। तो दोस्तों अगले बिंदु की ओर हम अग्रसित होते हैं। ये भी बड़ा शानदार शब्द कहूँगा मैं कि घर का भेदी लंका ढावे। ये देखो क्या कहा, घर का भेदी लंका ढावे, अर्थात पॉइंट हमारा ये बनता है दोस्तों कि घर का जो शत्रु है वो क्या होता है, प्रबल होता है। क्योंकि दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि हमारी जो बातें होती हैं, हमारे घर की जो एक घर में रहने वाली बात होती है, जब घर का ही सदस्य है उस बात को दुश्मन तक पहुंचा देता है, तो दुश्मन क्या हो जाता है, अपनी यानी कि हमारी कमजोरी को पता लगा देता है। क्योंकि हमारे घर के सदस्य नहीं तो उससे जाकर कहा है कि यहाँ इसका वीक पॉइंट, अगर आप उसको तोड़ना चाहते हो तो आप ये क्रिया करो, ऑटोमेटिक टूट जाएगा। तब कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढावे। याद करो जब श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई की थी, तब रावण भी कोई कम माया नहीं था, ध्यान रखना, ब्राह्मणों में भी सबसे श्रेष्ठ शिव भक्त था वो। और दोस्तों उसके क्रियाओं को अगर हम देखें तो आप स्वयं कहोगे कि यार इतने ब्राह्मण देखे, इतने शिव भक्त देखे, लेकिन इसके समान कोई शिव भक्त मैंने नहीं देखा। तो दोस्तों अगर उसका भाई विभीषण अगर श्री राम जी को ये नहीं बताता कि इसके नाभि में ही इसकी क्या है, मृत्यु छुपी है, तो क्या श्री राम जी रावण का वध कर पाते? कदापि नहीं। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, जब उन्होंने रावण को मारा था, यानी उसके अंतिम समय था, तब
श्री राम जी ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा था कि भ्राता लक्ष्मण जाइए इस सृष्टि के महान ज्ञाता, महान पंडित, महान विद्वत्ता से इनसे जो ज्ञान है वो ले लीजिए। तो लक्ष्मण जी गए, उनके पाँव के पास खड़े हुए। तब श्री राम जी ने कहा कि जो याचक होता है, वो उनके कान के पास गए, मुंह के पास। तब लक्ष्मण जी को डांटा और कहा कि जो याचक होता है उनका स्थान सिर के पास नहीं होता है, कहाँ होता है? पैरों के पास। जब वो पैरों के पास गए और उन्होंने कहा कि साहब दीजिए, उपदेश दीजिए, तब उसने क्या कहा कि भाई के समान सखा नहीं, भाई के समान कोई सखा नहीं, और भाई के समान कोई शत्रु नहीं। लक्ष्मण जी भ्रमित हो गए, यार ये क्या बात कर रहा है, दोनों बात कर रहा है कि भाई के समान कोई सखा नहीं, भाई के समान कोई शत्रु नहीं, कैसे? तब उसने कहा कि तुम अपने भाई के साथ थे, इसलिए तुम्हारे भाई ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। अनेक मेरा भी भाई था जिसने मेरा साथ ना देख के तुम्हारा साथ दिया, इसीलिए मैं आज हार के कगार पर हूँ। इसलिए बना पॉइंट ये कि घर का भेदी लंका ढावे। ठीक है, अर्थात घर का शत्रु क्या होता है? प्रबल होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मैं। ये लीजिए अगला पॉइंट आ चुका है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये पॉइंट है दोस्तों कि घर का जोगी जोग ना, आन गांव का सिद्ध। ये भी बहुत प्यारा पॉइंट है, ये ध्यान रखना, बड़ा प्यारा कहूँगा मैं। क्या कहा उसने? घर का जोगी जोग ना, आन गांव का सिद्धि। यानी कि अपने परिचित विद्वान व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, अपने परिचित विद्वान व्यक्ति का सम्मान नहीं होता। ये हम कह सकते हैं कि दोस्तों हम चाहे बाहर कितने भी लोगों के बीच, कितने ही लोगों के दिलों में राज करते हैं, लेकिन वास्तविकता दोस्तों घर की बड़ी खतरनाक है। घर में उनका सम्मान नहीं होता, क्योंकि देखिए कि बाहर जाते हैं तो कहते हैं अरे आप फलानी जगह से आए हैं, फलानी जगह, भाई साहब क्या बात है, माल्यार्पण, उनका सापा वापा पहना के स्वागत किया जाता है। लेकिन दोस्तों घर के सदस्य, उनके लिए कोई मतलब ही नहीं। घर के से अरे अपना घर का आदमी, क्या इसको माला पहना है, सापा पहना है। तब कहा जाता है घर का जोगी जोग ना, क्योंकि घर का आन गांव का सिद्धि। बाहर गांव के लिए भले वो सिद्धि पुरुष हो, लेकिन घर के लिए तो वही सामान्य व्यक्ति की तरह है। तो अपने परिचित विद्वान व्यक्ति का सम्मान नहीं होता। तो भले चाहे आप कितना ही, देखो ये शब्द भी दे रखा है विद्वान। जैसे कि अगर मैं कहूँ एक छोटी सी बात कि हम लोग भी पढ़ाने वगैरह वो ऐसा ही है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि जहाँ जाते हैं तो लोग मतलब याद करते हैं कि नहीं यार चलो बहुत बढ़िया टीचर है, वो फलानी जगह वो चीज़ है, सब चीज़ें। लेकिन दोस्तों घर के अंदर उसकी प्रतिष्ठा पर कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता है। अरे क्या है, होगा अपने लिए तो ये वही है, इस प्रकार से। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो इससे भी बेहतर मैं कहूँगा, शानदार कहूँगा, क्योंकि ये हमारे निजी जीवन में बार बार प्रयोग में लिया जाता है। क्या कहा मैंने? निजी जीवन में ये बार बार प्रयोग में लिया जाता है। क्या? घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या कहा? घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि अत्यधिक एवं सहज में प्राप्त वस्तु की कोई कद्र नहीं होती। ध्यान रखना, अगर हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना उस वस्तु की हमें क्या होती है? कदर होती है, क्योंकि हमने इसके लिए काफ़ी समय, काफ़ी मेहनत और काफ़ी प्रयास किया है। लेकिन दोस्तों अगर कोई वस्तु सहज ही मिल जाती है बिल्कुल आराम से, जिसमें हमने कोई मेहनत ही नहीं की है, तो उस वस्तु का हम मान सम्मान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस वस्तु की कोई कदर ही नहीं है भाई। इसलिए कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपने पसीना बहाया है दोस्तों, उसको प्राप्त करने के लिए आपने मेहनत की है, रात दिन एक किए है, तब कहीं जाके आपको पता चलेगा कि उस वस्तु की अहमियत क्या है। बिना प्रयास किए, बिना मेहनत किए जब आपको वस्तु स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, तो भला आप उसकी कद्र क्यों करोगे? तब कहेंगे घर की मुर्गी दाल बराबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला पॉइंट है घर में नहीं दाने। देखिए, घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। बड़ा शानदार पॉइंट कहूँगा मैं ये कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने, अर्थात व्यर्थ का झूठा दिखावा करना। दोस्तों, आज के समय में मैंने देखा है कई बार लोगों को दिखावे का प्रयोग करते हुए। क्या कहा मैंने? लोगों को दिखावे का प्रयोग करके कई बार मैंने देखा है दोस्तों कि उन्होंने केवल अपना उल्लू सीधा किया है और कुछ नहीं। क्या कहा है मैंने? उन्होंने केवल अपना उल्लू सीधा किया है और कुछ नहीं। क्योंकि दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल दिखावा करते हैं कि साहब हम ये हैं, हम वो हैं। अरे वास्तविकता क्या है? देखो, जो पॉइंट लोकोक्ति है, घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने, सीधा सा पता चल रहा है कि इसमें व्यर्थ का दिखावा हो रहा है। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप पिछवाने क्या जा रहे हो भाई, ये बताइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, जैसे कि मुझे एक बात याद आ रही है दोस्तों कि एक चैप्टर था जिसका नाम था मियाँ नसरुद्दीन। देखो, मियाँ नसरुद्दीन अपने आप को खानदानी नान भाई के नाम से संबोधित करते हैं। तो जब लेखिका उनके पास गई थी, भाई उनके 56 प्रकार की रोटियां बनाने की जो जानकारी है वो मैं आम जनता तक पहुंचाना चाहती हूं। लेकिन जब उन्होंने उनसे पूछा कि ये जो आपके खानदानी, जो आपने टैग लगाया खानदानी नान भाई का, इसमें आपके, तो उन्होंने कहा मेरे जो पूर्वज थे, यानी कि मेरे खानदान के जो लोग थे, वो क्या करते थे, बादशाह सलामत के यहाँ क्या करते थे, नान भाई का काम करते थे। अब देखो, यहाँ से उसका दिखावा शुरू हो जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो इन सभी नान भाइयों में से सबसे श्रेष्ठ हैं, केवल दिखाव के लिए। तब उनकी जो बाबा साहेब, उनके जो दादा साहब थे, इनके पूर्वज थे, तो पूछा कि भाई किस राजा के समय उन्होंने ये काम किया, तो अपना झूठ पकड़ में ना आए, इसलिए उन्होंने कहा क्या करना आपको, क्या आपको उनके नाम से कोई चिट्ठी पत्री भेजनी है। तो यहाँ दोस्तों सीधा सा पता चल जाता है कि केवल और केवल व्यर्थ का जो दिखावा होता है। तब हम ये भी कह सकते हैं कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। चलिए अगला पॉइंट देखिए, घर खीर तो बाहर भी खीर। बहुत ही प्यारा कहूँगा, बहुत ही तगड़ा पॉइंट कहूँगा मैं ये। क्या कहा? घर खीर तो बाहर भी खीर। इसका तात्पर्य होता है दोस्तों कि घर में घर है तो बाहर भी आदर है। इसका पॉइंट ये थोड़ा सा गलत कर दिया है, इसको अपन सुधार कर लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पॉइंट होगा आपका, देखिए इसमें होगा घर में, ये है आपका पॉइंट, ये है पॉइंट दोस्तों। देखो, घर में खीर तो बाहर भी खीर। इसका तात्पर्य होता है कि दोस्तों अगर घर में आदर है तो बाहर भी आपका क्या होगा, आदर होगा। क्योंकि दोस्तों जैसा कि अपन कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की या किसी महिला के, प्रायतः अपन महिलाओं को देखते हैं कि महिलाओं की घर के अंदर आदर ही नहीं होता, उनकी कोई इज्जत ही नहीं करता। अगर उसका पति, यानी कि एक पति अगर अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता है तो दोस्तों ध्यान रखना, उसके होने वाली संतान भी अपनी माँ की इज्जत नहीं करेगा। क्योंकि वो बार बार देखता है उसका पिता उसको भला बुरा कहता है, बेचारी चुपचाप सुनती रहती है, तो कल को उसके बच्चे भी उनको भला बुरा कहेंगे और उसके पास केवल चुपचाप सुनने के सिवा कुछ नहीं होता। यदि उसी बात वधू की बात करूं तो दोस्तों उसके रिश्तेदारों में भी उस वधू की, अर्थात उसकी बहू की कोई इज्जत नहीं करता है, उसका कोई आदर नहीं करता है। क्योंकि जब उसका पति भी उसको योग्य नहीं समझता है तो बाकी के परिवार वाले उसको योग्य क्यों माने। और यदि एक पति अपनी पत्नी को वो सम्मान, वो आदर जो वो हकदार है,
अगर वो सम्मान वो आदर उसको देता है तो मान के चलो परिवार के उसके रिश्तेदार सारे उस महिला को वो आदर वो सम्मान देंगे। और तभी कहते हैं दोस्तों, घर खीर तो बाहर भी खीर। अगला देखो, घर आया नाग ना पूजे। क्या कहा? घर आया नाग ना पूजे, बाम्बी पूजन जाए। ये बाम्बी पूजन जाए अर्थात ये ध्यान रखना लोकोक्तिया है। घर आया नाग ना पूजे, बाम्बी पूजन जाए अर्थात स्वतः आए सुअवसर का लाभ न उठाकर बाद में उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। ये बहुत ही शानदार कहूँगा दोस्तों मैं। ये तो सीधा सा है कि घर आए नाग ना पूजे, बाम्बी पूजन जाए। क्योंकि दोस्तों जब कोई सुअवसर का लाभ आपके द्वार तक आया है और आपने उस सुअवसर के लाभ को अपने हाथ से निकाल दिया है, उसकी आपने कदर नहीं की है, और फिर उसी सम्मान को प्राप्त करने के लिए जब आप प्रयास करते हो दोस्तों, तब आपकी ये लोकोक्ति आती है, घर आया नाग न पूजे, बाम्बी पूजन जाए। देखिए दोस्तों, जीवन में हमेशा ध्यान रखें, छोटा बड़ा कोई मतलब नहीं है। जो नौकरी सर्वप्रथम हमें प्राप्त हो जाए उसको सह स्वीकार कर लो, मेहनत करते जाओ, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे हम। देखिए दोस्तों, लेकिन जो चीज़ जो सरकारी नौकरी का जो टैग है दोस्तों, वो एक बार नाम के साथ जोड़ लो। दोस्तों मैं आपको कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ, कई उदाहरण जिसमें आप स्वयं भी देख सकते हैं कि उसने पहले 3rd ग्रेड की नौकरी की, फिर 2nd ग्रेड, फिर 1st ग्रेड, फिर प्रशासनिक अधिकारी बना, आज साहब RS है। तो देखिए ये होता ही है। एक अभी जो UPS का रिजल्ट आया था, अगर आपको पता हो तो, एक भोपालगढ़ की बालिका है चौधरी करके, आई थिंक मुझे नाम तो याद नहीं है दोस्तों, लेकिन है भोपालगढ़ के पास की है, चौधरी है, ये कंफर्म है मुझे। उसने UPSC क्रैक किया। क्या क्या? UPSC क्रैक किया। और वो बालिका दोस्तों 3rd ग्रेड टीचर थी। क्या थी? डूडी, याद आ गया, पीछे सरनेम लगाती है डूडी। वो बालिका 3rd ग्रेड टीचर थी और आज उसने UPSC क्रैक किया है। क्यों क्रैक किया है? क्योंकि ध्यान रखना कि जो देखो नौकरी प्राप्त एक बार लग जाए, देखो ऐसा सुअवसर, अगर वो सोचती कि नहीं मुझे 3rd ग्रेड तो बनना ही नहीं है, मुझे नहीं, मैं तो UPSC की तैयारी करूँगी, उसमें ही क्रैक करूँगी, तो दोस्तों ध्यान रखना समय कितना लगता है कितना नहीं लगता कुछ नहीं कहते, लेकिन उसने अपना एक स्टेप क्लियर किया है, ये सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों आप भी ये ना सोचे कि यार मेरा जो स्थान है वो इसके योग्य नहीं है। अरे योग्यता तो अपना असर दिखा देगी। तो जो सुअवसर हमें मिला है उस सुअवसर को छोड़कर आप किसी और के पीछे भाग रहे हो, और फिर उसी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। घोड़ा घास से यारी करे, घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या? बिल्कुल सटीक है। ध्यान रखना दोस्तों, मजदूरी लेने में संकोच कैसा, इसीलिए कहता है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। देखिए दोस्तों, अपनी दोस्ती अलग जगह है और अपनी जो मेहनत है, अपनी जो मजदूरी है वो अलग स्थान पर है। तो ध्यान रखें दोस्तों, आपकी दोस्ती को अपने दोस्ती तक सीमित रखें, लेकिन अपने काम को दोस्ती के साथ ना जोड़े। ठीक है, दोस्ती है तो उसको थोड़ा सा बेटर काम करके दे दो या 2 पैसे कम ले लो, लेकिन निःशुल्क सुविधा प्रदान ना करें। निःशुल्क सुविधा प्रदान की तो मामला आपका ऑटोमेटिकली ही गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के लिए पॉइंट बनता है हमारा कि घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, मजदूरी लेने में संकोच कैसा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए ये लीजिए अगला पॉइंट आपके सामने आ रहा है, ये लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन, अगला पॉइंट है हमारा चंदन की
चुटकी भली गाड़ी भराना काठ। काठ का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कई बार लोग ये सोचते हैं इस चीज़ को कि साथ ज़्यादा वस्तु होती है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। नहीं, सोना देख लीजिए, सोना कितना सोना हो गया है भाई साहब, लाख रुपए क्रॉस कर चुका है। गोल्ड जो है GOLD गोल्ड लाख रुपए क्रॉस कर चुका है। तोड़े पर आपको जो रेटें जो बताई जाती है दोस्तों, वो रेटें बताई जाती है कितनी आपको 10 ग्राम की। कितनी बताई जाती है? 10 ग्राम की ही बताई जाती है कि सोने के भाव 10 ग्राम के इतने हैं। लेकिन दोस्तों वस्तु भले ही कम हो, लेकिन जब अपन इसका प्रयोग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वाकई इसकी अहमियत क्या है। ये ध्यान रखना। तब कहते हैं कि वस्तु का महत्व उसके गुणों से होता है, मात्रा से नहीं। भले ही ट्रक भर के लकड़ी लाएं, लेकिन जो चंदन की जो खुशबू होती है उसकी खुशबू एक चुटकी से ही पता चल जाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों कि वस्तु का महत्व क्या होता है? उसके गुणों से होता है। क्या होता है? उसके गुणों से होता है, मात्रा से नहीं होता। आगे बढ़ता है दोस्तों। देखिए अगला जो पॉइंट है हमारा वो है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बहुत शानदार कहूँगा, खतरनाक वाला पॉइंट कहूँगा मैं तो ये। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अर्थात बहुत कंजूस होना। क्या बात है, कंजूस नहीं, बहुत कंजूस होना। देखिए दोस्तों, अपने बीच ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो भाई साहब ऐसा नहीं है उनके पास पैसों की कमी है, खूब पैसा है, लेकिन रहने को आज भी वही टूटा भागान, कोई चीज़ कपड़ों का वगैरह। कितना कंजूस है रे। देख, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। भूख लगी है, भूखा रह जाएगा, शाम को खा लेंगे, कोई बात नहीं है। अरे आप अपने शरीर का तो ध्यान रख, इतना क्यों मर रहा है जब तेरे पास सुविधा है, पैसे हैं, 2 रुपये लगेंगे, 5 रुपये लगेंगे, 10, 20, 50 रुपये लगेंगे, खर्चा हो जाए, कोई इशू नहीं, लेकिन कम से कम ये कार्य तो कर ले। लेकिन नहीं, बहुत कंजूस है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। ध्यान रखना दोस्तों, क्या कहा? 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात, अर्थात दोस्तों सुख का समय थोड़ा होता है। क्या कहा है? सुख का समय क्या होता है? थोड़ा होता है। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना कि हर पूर्णिमा के बाद अमावस्या भी आती है। सुख और दुख ये दोनों चलते रहते हैं। जब कहते हैं कि किसी, जैसे कि अगर आपके पास 2 पैसे आपने अधिक कमा लिए हैं तो आपको मतलब इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि बस क्या है, अपने पास पैसा है, सब कुछ है, सब कुछ खरीद लेंगे। अरे रिश्तेदारी का तो क्या है, ये तो भूखे नंगे, भूखे नंगों के साथ रिश्तेदारी कहाँ रखें। लेकिन ध्यान ना, ये सोच गलत है आपकी। पैसा आज है, कल को नहीं है, लेकिन रिश्तेदार आपके पहले भी वही थे, आज भी वही रहेंगे। आप 4 पैसों के चक्कर में आप उन रिश्तेदारों को खो बैठोगे जो आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। सुख में तो दोस्तों हर व्यक्ति साथ हो जाता है, दुख में हर व्यक्ति साथ नहीं होता है, ये ध्यान रखें। इसीलिए कहते हैं सुख के साथी सब होय, दुख में ना कोई। तो ध्यान रखना कि ये 4 दिन की चांदनी है, वापस अंधेरी रात है, सुख का समय थोड़ा ही होता है। अगला देखिए दोस्तों, चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है। चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है, अर्थात वंशानुगत स्वभाव कभी नहीं बदलता। क्योंकि दोस्तों ये ध्यान रखना, चूहे का बिल है, चूहे का बच्चा है, वो बिल ही खोदेगा, क्योंकि वो उसका वंशानुगत कार्य है, वंशानुगत स्वभाव है। वंशानुगत का मतलब होता है वंश धन अनुगत। क्योंकि दोस्तों अपने बॉडी के अंदर हमारे जो परिवार के जो गुण सूत्र होते हैं वो पाए जाते हैं, और वो गुण सूत्र क्या करते हैं, हमें उनके द्वारा किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति को दर्शाते हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि यदि दर्जी का बेटा है वो दर्जी होगा। ध्यान रखना, भले ही काम करे ना करे बात लगे, लेकिन उसको
मशीन चलाने की सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसके वंशानुगत हैं। मशीन चलाना ऑटोमेटिक सीख लेगा। सुई में धागा पिरोना, छोटे मोटे टाके टुके करना, सारा उसको ऑटोमेटिक देख देख के सीख लेगा, क्योंकि वो उसके वंशानुगत हैं। अगला देखो दोस्तों, चोर चोर मौसेरे भाई। पॉइंट क्या है? चोर चोर मौसेरे भाई। तो ध्यान रखें दोस्तों, अपराधी व्यक्तियों में आपस में घनिष्ठता होती है, क्योंकि दोनों एक ही क्षेत्र से हैं। कहते हैं ना कि चोर चोर। अब देखो, चोर चोर है तो नेचुरल बात है कि गुण किसका होगा? चोरी का ही होगा, और वो उसके तरफ ही केंद्रित होगा। वो फट उसकी बात मान लेगा, क्योंकि तभी कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई। क्योंकि जो अपराधी व्यक्ति होते हैं उनका संबंध भी आपस में क्या होता है? घनिष्ठ होता है। बिल्कुल भाई साहब, एक के साथ दूसरा फ्री है, तो ये घनिष्ठता होती है। अगला देखो, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। क्या कहा? छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, जिसका अर्थ है दोस्तों अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्त्रीय वस्तु का उपयोग करना। क्या करना? अयोग्य व्यक्ति द्वारा जो स्त्रीय वस्तु का जब उपयोग किया जाता है वो उसके लायक ही नहीं है, ये ध्यान रखना। फिर भी उस वस्तु का प्रयोग करता है, तब कहता है छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। अरे वो लायक ही नहीं है छछुंदर चमेली के तेल, ये मिल गया वो, ध्यान रखना। तो इसके लिए कहावत, ये लोकोक्ति बनती है, जब आप अयोग्य व्यक्ति द्वारा जो स्त्रीय वस्तु का जो उपयोग करने की बात करते हो। तो दोस्तों ये था हमारा पॉइंट, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। तो दोस्तों इसी के साथ अब मैं अपने शब्दों को देता हूं विराम, ताकि बचे हुए जितनी भी लोकोक्तियां हैं वो हम अगले एपिसोड अर्थात अगले भाग में आप तक ला सकें। तब तक दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ट्रिक के साथ साथ देखो ये ध्यान रखना, चाहे मुहावरे हो चाहे लोकोक्ति हो, ये कम से कम 2-4 बार आपको केवल रीड करना है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्योंकि शब्दों के प्रयोग से ही हमें ये बोध हो जाता है कि कहाँ किस शब्द का प्रयोग किस स्तर पे हो रहा है। तो इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।